कुछ जुनूनी दीवानों के पास ही मिलेंगी 25 से 100 साल पुरानी मगर संभाल के रखी हुई कारें। देश विदेश की पोस्टल स्टैंप्स, बचपन की खरीदी हुई कॉमिक बुक्स, पुराने बल्लेबाजों और गेंदबाजों तथा फुटबॉलर्स की एक्शन भरे अखबार की कतरनें। कभी सोचा है ये इतनी पुरानी चीज़ें जिन्हें कलेक्टिबल्स कहते हैं, इनकी आज क्या कीमत हो सकती है? सोचिए, क्या 1962 एडिशन की एक कॉमिक बुक जिसका नाम अमेजिंग फैंटेसी नंबर 15, जिसकी दुनिया में सिर्फ 4 कॉपीज़ उपलब्ध हैं और 2021 के एक ऑक्शन में $3.6 मिलियन में बिक सकती है? क्या ऐसा सोच सकते हैं? और आज के डॉलर रेट यानी 87.5 रुपये बराबर $1, इस रेट के हिसाब से इसकी कीमत बैठती है 31.5 करोड़। सरप्राइज सरप्राइज माय डियर। ज़्यादातर लोगों के मन में एक ही ख्याल आ रहा होगा कि 1962 की कॉमिक बुक रखने वाला तो पागल था ही, मगर ये 31.5 करोड़ रुपए में ख़रीदने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पागल है। लेकिन ये कमाल है दोस्तों कलेक्टिबल्स का। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रविंद्र सिंह मल्हान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का वीडियो बड़ा मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक और कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें। आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाट टू डू विद ₹5 lakhs फॉर 5 years पार्ट 10। यस, पिछले जो 9 पार्ट थे उनकी कंटिन्यूशन में आज है पार्ट 10। इसमें मैं आपको कलेक्टिबल्स में निवेश के बारे में पॉइंट वाइज बताऊंगा। इसमें भी आपका 30 साल का एवरेज इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर 9% ही लेंगे। पार्ट 9 में आपको पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में पॉइंट वाइज डिटेल में बताया था। आशा है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। कलेक्टिबल इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो कि नॉर्मल इन्वेस्टिंग से काफ़ी अलग होता है। दोस्तों, कलेक्टिबल्स कलेक्ट शब्द से बना है। कलेक्ट का मतलब है इकट्ठा करना। जैसे कोई पुराने सिक्के इकट्ठा करता है, कोई पुराने स्टैम्प्स इकट्ठा करता है, तो कोई पुरानी कारें इकट्ठा करता है। अक्सर लोग ऐसी चीज़ों को अपने शौक़ के लिए कलेक्ट करते हैं। मैं अपना खुद का एक तजुर्बा बताता हूँ। अगर आपके भी ऐसे ही शौक़ रहे हों तो कमेंट में आप भी लिख के बताना। दोस्तों, मुझे याद है 1970 का दशक जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तब कुछ बच्चे अखबार की कटिंग करके क्रिकेटर्स की फ़ोटो एक्शन भरे और एक फ़ाइल में चिपका के कलेक्ट किया करते थे। हालांकि उस वक्त वो कोई ख़ास वैल्यूएबल नहीं थी, लेकिन कुछ बच्चों का शौक़ था, जुनून था। और अजय, मेरा एक दोस्त अजय, उसने तो बहुत सारे पुराने सिक्के और पुरानी करेंसी कलेक्ट कर रखी थी। ये उसका पैशन था। दोस्तों, अब ये कलेक्टिबल्स का पर्पज़ क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? पहला नंबर, प्राइस गेन। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पुरानी चीज़ का प्राइस काफ़ी बढ़ जाता है और फिर जिनके पास वो चीज़ होती है अक्सर वो चाहे तो उसे सेल करके काफ़ी ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। नंबर 2, हॉबी। दोस्तों, आमतौर पे लोग चीज़ों का कलेक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि वो चीज़ें उनको बेहद पसंद होती हैं और उन चीज़ों से एक तरह का उनका लगाव होता है। पर अगर हम पसंद के साथ साथ इस उम्मीद से भी चीज़ें कलेक्ट करें कि उनके फ्यूचर में ज़्यादा प्राइस पे सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं, तो हम इसे कलेक्टिबल इन्वेस्टिंग कहेंगे। तो टाइप्स ऑफ कलेक्टिबल्स दोस्तों किस किस प्रकार के होते हैं? इस प्रकार के इन्वेस्टिंग में हम किस किस तरह की चीज़ों का कलेक्शन करते हैं, ये सबसे ज़्यादा हमारी अपनी पसंद और शौक़ पर डिपेंड करता है कि हम चाहे तो काफ़ी अलग अलग तरह की चीज़ों का कलेक्शन कर सकते हैं। आम तौर पे कलेक्ट की जाने वाली चीज़ें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1, पोस्टल स्टैम्प्स। दोस्तों, सबसे ज़्यादा कलेक्ट की जाने वाली चीज़ है पोस्टल स्टैम्प्स। अलग अलग मौक़ों पे, अलग अलग इवेंट पे, इतिहास से रिलेटेड जैसे 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, 1967 के जनरल इलेक्शन, किसी स्थान विशेष, कॉमनवेल्थ गेम्स या स्पोर्ट्स इवेंट्स, 1967 की वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप, नेता जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सेनानी जैसे महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई आदि के 5 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे, रुपए आदि के पोस्टल स्टैम्प्स सरकारें निकालती हैं। इसी प्रकार यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड, मतलब
दूसरे देश भी, उनकी सरकारें भी अपनी अपनी करेंसी जैसे डॉलर, सेंट, पाउंड आदि में अपने देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों, स्थानों तथा इवेंट से संबंधित पोस्टल स्टैंप्स निकालते रहते हैं, ताकि भविष्य में आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां इन चीज़ों को पोस्टल स्टैंप के माध्यम से याद रख सकें। दोस्तों, कुछ लोगों का शौक़ होता है इन पोस्टल स्टैंप्स को इकट्ठा करना, उनको सुरक्षित करना, याददाश्त के लिए, शौक़ के लिए, या भविष्य में उनकी कीमत ज़्यादा बढ़ जाए इसके लिए। अगले कुछ स्लाइड्स में इंडिया, यूएसए, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के कुछ पोस्टल स्टैंप्स आपके लिए प्रस्तुत हैं। तो दोस्तों, कुछ स्लाइड्स देखिए। दोस्तों, कलेक्टिबल्स में नंबर 2 आता है सिक्कों का या करेंसीज़ का। पोस्टल स्टैंप की तरह कुछ लोगों को पुराने सिक्के या पुरानी करेंसी जैसे सिक्के, नोट, डॉलर आदि इकट्ठे करने का शौक़ होता है। जैसे मेरे दोस्त अजय का भी यही शौक़ है। कलेक्टिबल्स में सिक्कों को इकट्ठा करना काफ़ी प्रचलित है और समय बीतने के साथ साथ इन सिक्कों या करेंसीज़ की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई पाई गई है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड दोस्तों, 1933 एडिशन का डबल ईगल कॉइन, क्या आप एज्यूम कर सकते हैं आज 2021 में उसकी कीमत क्या रही होगी या कितने में बिका होगा? $20 मिलियन। इसके बहुत ही कम सिक्के मार्केट में उपलब्ध हैं और लिमिटेड एडिशन में होने के कारण इनकी कीमत इतनी ज़्यादा है। आपके रेफरेंस के लिए अगली कुछ स्लाइड्स पुराने सिक्कों या करेंसीज़ की हैं। इन स्लाइड्स में आप देखेंगे कि 1 रुपया, 5 रुपये के सिक्कों की कीमत आज मार्केट में हज़ारों, लाखों पहुंच चुकी है। तो आइए अगली कुछ स्लाइड्स देखते हैं करेंसीज़ और सिक्कों की। कलेक्टिबल्स में तीसरा नंबर आता है विंटेज यानी बहुत पुरानी कॉमिक बुक्स का। दोस्तों, ये साधारण कॉमिक बुक्स ही हैं। इस कैटेगरी में बहुत पुरानी कॉमिक बुक्स आती हैं जिनकी बहुत ही कम कॉपीज़ आज मार्केट में उपलब्ध है। मैं भी बचपन में डायमंड बुक्स की कॉमिक बुक्स पढ़ने का बड़ा शौकीन था। दोस्तों, उन दिनों में चाचा चौधरी, लॉटपोट, चंपक, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन आदि बुक्स बहुत पढ़ता था। अगर मुझे पता होता कि भविष्य में इनकी इतनी कीमत हो सकती है तो दोस्तों मैं अपनी एक सूटकेस में इनकी पुरानी बुक्स को, कॉमिक बुक्स को इकट्ठा कर लेता और आज बड़े संभाल के रखता उनको। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूं दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि कॉमिक बुक्स की तो इतनी वैल्यू तो नहीं हो सकती क्योंकि बच्चे भी पढ़ते हैं। क्या आपके पास कोई भी पुरानी कॉमिक बुक्स संभाल के रखी हुई है? मतलब बिल्कुल फटी नहीं हो, बिल्कुल प्यार से रखी गई हो और ज़्यादा लंबे समय के लिए उनको रखना। दोस्तों, एक एग्जांपल देता हूँ। 1962 की अमेजिंग फैंटेसी नंबर 15, जिसकी सिर्फ 4 कॉपीज़ उपलब्ध हैं आज मार्केट में, 221 में $3.6 मिलियन में बिकी है। यानी आज के 87.5 रुपये बराबर $1 की कीमत से कंपेयर करें तो 31.5 करोड़ रुपए एक कॉमिक बुक की वैल्यू। इसका रिकॉर्ड तोड़ा 1939 के सुपरमैन नंबर 1 ने। इसकी एक कॉपी जनवरी 2022 में $5.3 मिलियन में बिकी थी, यानी 46.37 करोड़, 46.37 करोड़ रुपए। दिमाग घूम गया ना? ऐसे ही पुरानी कॉमिक बुक्स की स्लाइड्स देखिए आगे। दोस्तों, कलेक्टिबल्स में चौथा नंबर है बेसबॉल कार्ड्स का। दोस्तों, इंडिया में तो ज़्यादा बेसबॉल कार्ड कलेक्ट करने का प्रचलन नहीं है, लेकिन बेसबॉल कार्ड के विदेशों में बहुत सारे दीवाने हैं। अगर उदाहरण दूँ तो मैं
बेसबॉल खिलाड़ी स्टेफ करी का ऑटोग्राफ किया हुआ 2009 का रॉकी कार्ड 2021 के ऑक्शन में 5.9 मिलियन डॉलर्स में बिका। यानी 87.5 रुपए के हिसाब से यदि इसको कन्वर्ट करें तो दोस्तों 51.62 करोड़ रुपए। दिमाग खराब हो गया सुन के, है ना। ऐसी ही मज़ेदार चीज़ें अभी तो और आनी बाकी हैं, और आने वाले टाइम में ऐसी ऐसी आप इन्फॉर्मेशन सुनेंगे कि बस मज़ा आ जाएगा। और दोस्तों आपका भी दिल करेगा कि काश मैं भी किसी एक दो चीज़ का कलेक्शन शुरू कर देता। कोई बात नहीं किया तो ना सही, अब से शुरू कर दें। अगला एग्जांपल देता हूं आपको, 1909 से 11 का हॉनस वैगनर का बेसबॉल कार्ड T206 $7.25 मिलियन में बिका। एक और एग्जांपल 1911 का ही अमेरिकन टोबैको कंपनी T206 का कार्ड 2021 के ऑक्शन में $6.6 मिलियन में बिका। इसी से संबंधित कुछ स्लाइड्स हैं, देखिए। दोस्तों कलेक्टिबल्स में 5वां नंबर आता है टॉयज़ का। टॉयज़ यानी खिलौने। हर माँ बाप अपने बच्चों को, हर दादा दादी अपने पोते पोतियों को, हर नाना नानी अपने नाती नातिनों को खिलौने लेके ज़रूर देते हैं। दोस्तों क्या खिलौने भी कलेक्टिबल्स हो सकते हैं भविष्य में? वैसे खिलौने छोटे लड़के लड़कियों को बहुत ही फेवरेट होते हैं। कुछ घरों में मैंने देखा है 40-50 साल की उम्र होने के बावजूद भी लोगों ने अपने बचपन के खिलौनों को बड़ा संभाल के रखा हुआ है, और उनके बच्चों के बच्चे उन खिलौने से खेल रहे हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मेरी कज़न सिस्टर है उषा, उसके खिलौनों से, उसके बचपन के खिलौने से आजकल उसकी बेटी खेलती है। ऐसे ही कुछ बहुत पुराने खिलौने अगली कुछ स्लाइड्स में हैं, जिसे देख के आपको आपका बचपन याद आ जाएगा। आगे देखिए कुछ स्लाइड्स। दोस्तों कलेक्टिबल्स की श्रेणी के अगला है आर्ट्स, जैसे स्कल्पचर यानी मूर्तिकला। दोस्तों इसमें एक कास्टिंग होता है, कास्टिंग नाम से। इसमें सिलिकॉन लिक्विड से मोल्ड बनाते हैं और उसमें फिर पीओपी डाल के कास्टिंग करते हैं। मैंने कुछ वीडियोस में देखा है कि कुछ लोग अपने फैमिली मेम्बर्स, जिसमें छोटे बच्चे या बुज़ुर्ग, इन लोगों के हाथ या पैर को एक बर्तन में सिलिकॉन लिक्विड में डालकर और हाथ और पैरों की शेप बना देते हैं, और उसमें फिर पीओपी डाल के उसका स्ट्रक्चर बना के उसको प्रिजर्व करते हैं। फिर बाद में जब वो बच्चे बड़े होते हैं या अपने पेरेंट्स की याद में, बाद में जब पेरेंट्स नहीं होते इस दुनिया में, तब उनके उस स्ट्रक्चर को याद करते हैं। दोस्तों बड़ी ही प्यारी चीज़ है ये। और अगला 7वां पॉइंट है दोस्तों, पेंटिंग्स। यस, ये पहले घरों में देवी देवताओं, महापुरुषों या सीनरीज़ की पिक्चर्स एंड पेंटिंग्स देखने को मिलती थी। आजकल आपको ऑफिसेज में और घरों में भी बड़ी बड़ी नई या पुरानी पेंटिंग्स देखने को मिल रही होंगी, जो उन घरों की या उन ऑफिसेज की शान बढ़ा रही हैं। दोस्तों विंटेज पेंटिंग यानी बहुत पुरानी पेंटिंग्स की अगर मैं कीमत बताऊं तो ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक जो आपने प्राइस सुना कुछ करोड़ रुपए का, इसको सुन के तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। इनकी मैं कुछ लिस्ट दे रहा हूँ आपको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल विंटेज पेंटिंग की अगर मैं कीमत बताऊँ तो टॉप 6 पेंटिंग्स जिनकी कीमतें मतलब कम से लेके बढ़ते नीचे से ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में 6ठे नंबर पे एक पेंटिंग है जिसका नाम है नंबर 17A। तो यानी छठी पेंटिंग नंबर 17A। इसकी कीमत दोस्तों $200 मिलियन। यस, आपने सही सुना, $200 मिलियन। और ये तो छठे रैंकिंग की पेंटिंग है।
200 मिलियन डॉलर। इसको 87.5 रुपये के हिसाब से यदि लगाया जाए तो दोस्तों 1750 करोड़ रुपए, 1750 करोड़ रुपए की एक पेंटिंग। ओके, 5th रैंकिंग पे आती है नेफिया फॉ इपोइपो। देखो नाम भी थोड़े टिपिकल से हैं। इसकी कीमत है 210 मिलियन डॉलर। यस दोस्तों, अब 200 से ऊपर बढ़ रहा है। 4th नंबर पे जो पेंटिंग है उसका नाम है द कार्ड प्लेयर्स और उसकी कीमत है 250 मिलियन डॉलर। यस, एंड अब टॉप 3 बच गए। टॉप 3 में 3rd नंबर पे उसका नाम है इंटरचेंज और उसकी कीमत है 300 मिलियन डॉलर। मज़ा आ गया मुझे तो, मतलब बताने में इतना मज़ा आ रहा है, आपको सुनने में कितना मज़ा आ रहा होगा। कमेंट लिखिएगा यदि मज़ा आया तो आपको। एंड अब आइए नंबर 2 पे, सैल्वाटोर मुंडी। इस पेंटिंग का नाम है सैल्वाटोर मुंडी और इसकी मार्केट में कीमत है दोस्तों, यानी ये इस कीमत पे बिकी है, किसी ने खरीदी है और उसका प्राइस है 450.3 मिलियन डॉलर, यानी 450.3 मिलियन डॉलर में किसी ने खरीदी है। मैं स्लाइड्स भी दूंगा, इनके टॉप 3 की स्लाइड्स भी दूंगा, उसमें किसने खरीदी है, कब खरीदी है और बनाई किसने थी, ये तीनों चारों इन्फॉर्मेशन एज वेल एज वो पेंटिंग भी होएगी। तो तीसरी वाली पेंटिंग आपको लगे कि नहीं, आप उसको बताइएगा कि आप उसको कितने में खरीद सकते हैं। मैं तो कम से कम कभी नहीं खरीदूंगा इस प्राइस पे, मैं इतना प्राइस लगा ही नहीं सकता उस पेंटिंग का, या शायद मुझे पेंटिंग की समझ नहीं है। तो दोस्तों अब आइए टॉप की नंबर 1 पेंटिंग, एंड दैट इज़ द पेंटिंग ऑफ, नेम ऑफ पेंटिंग इज़ मोनालिसा। मोनालिसा की पेंटिंग दोस्तों वो बिकी है, दिल थाम के बैठिएगा, वो बिकी है 970 मिलियन डॉलर्स में और आज की 87.5 रुपये के हिसाब से यदि उसका प्राइस रुपीज़ में बताऊं मैं आपको तो 8,487 करोड़ रुपए। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़ नहीं, 8,487.5 करोड़ रुपए। आ गया मज़ा? तो दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे और मैं भी सोच रहा हूँ, काश आपके पास ऐसी कोई एक पेंटिंग होती, सिर्फ एक पेंटिंग होती, बस मज़ा आ जाता ज़िंदगी का। कोई बात नहीं दोस्तों, अब से ऐसा ही कोई ना कोई शौक़ पालना शुरू कीजिए। शौक़ से स्टार्ट कीजिए, खाली प्राइस के लिए मत कीजिए, स्टार्ट कीजिए अपने शौक़ से और उसकी कभी आने वाली जनरेशन, आपकी खुद की जनरेशन में या आने वाली जनरेशन में करोड़ों रुपए की वैल्यू हो सकती है उन चीज़ों की। तो दोस्तों कोई बात नहीं, ऐसा ही कोई शौक़ पालना शुरू कीजिए जिसकी कीमत भविष्य में हज़ारों करोड़ रुपए हो जाए। इन पेंटिंग्स की लिस्ट और टॉप 3 पेंटिंग्स के नाम, कीमत और जिसने खरीदी उसका नाम अगली स्लाइड्स में है। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड करूँ मैं, मेरी कज़न सिस्टर है सुमित्रा अहलावत, मेरे मामा जी की बेटी, उनकी बनाई हुई एक पेंटिंग अभी रिसेंटली सोल्ड की है उन्होंने और आखिरी स्लाइड में उनकी पेंटिंग है। तो दोस्तों अगली कुछ स्लाइड्स पेंटिंग्स की, कीमती पेंटिंग्स की। एंड माय डियर फ्रेंड्स, 8वां नंबर कलेक्टिबल्स में है विंटेज कार्स, यानी पुरानी कारें, बहुत पुरानी कारें। दोस्तों इंडिया से ज़्यादा विदेशों में पुरानी कारों को, जो आज के वक्त आउट ऑफ डेट हो चुकी हैं, किंतु कुछ लोगों को उनसे इतना लगाव है कि उनमें उनका पूरा मेंटेनेंस करते हुए
उनका पूरा ख्याल रखते हुए उनको प्रिजर्व करके और आज तक बिल्कुल रनिंग कंडीशन में रखा हुआ है। दोस्तों, कईयों को लगाव होने का कई कारण हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का लगाव हो सकता है कि ये मेरे पैसों से ख़रीदी हुई मेरी ज़िंदगी की पहली कार है, या किसी को हो सकता है कि ये मेरी पुरानी कुछ यादों की वजह से कुछ यादें जुड़ी हुई हैं अपने पेरेंट्स की, या कुछ भी यादें जुड़ी हुई हैं उनकी वजह से लगाव है, या कुछ और रीज़न हो सकता है। तो दोस्तों, अगली स्लाइड्स ऐसी ही कुछ विंटेज कारों की तस्वीरों की हैं जिन्हें देख के आप एक्साइटेड भी होंगे और सरप्राइज भी होंगे। तो देखिए कुछ स्लाइड्स विंटेज कारों की। दोस्तों, कलेक्टिबल्स में नवा नंबर आता है लिमिटेड एडिशन वॉचेस का, यानी घड़ियों का। आपने कभी कभार न्यूज़ में सुना होगा कि कुछ फिल्मी हीरो, क्रिकेटर्स या कुछ अमीर बिजनेसमैन रोलेक्स, इथोस या किसी और अन्य ब्रांड की लाखों करोड़ों की घड़ियां पहनते हैं। क्रिकेटर विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, इनका तो न्यूज़ में भी आया है कि इन्होंने काफ़ी महंगी घड़ियां खरीदी हैं। और रिसेंटली 2024 में एक ख़ास शादी हुई है, जी हाँ, अनंत अंबानी की। और उस शादी में अनंत अंबानी ने अपने दोस्तों को 50 करोड़ की घड़ियां गिफ्ट की हैं। यस, आपने सही सुना। और जिनमें से एक एक घड़ी की वैल्यू लगभग 2-2 करोड़ रुपए थी। दोस्तों, कुछ ऐसे दोस्त भी होने बहुत ज़रूरी हैं। यस, हम मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं। ज़रा अपनी सोच को ऊपर बढ़ाएं और ये ना सोचें कि जो अमीर होते हैं वो अच्छे नहीं होते। अमीर भी बहुत अच्छे होते हैं। अब अनंत अंबानी को देख लीजिए ना, 2-2 करोड़ की घड़ी गिफ्ट कर रहा है भाई अपने दोस्तों को। तो ऐसे दोस्त भी होने चाहिए हमारी ज़िंदगी में। तो दोस्तों, अगर यदि आप लोगों ने नहीं भी सुना है तो आज सुन के आपको शॉक लगेगा। अनंत अंबानी खुद जो घड़ी पहनते हैं उसकी कीमत, हमने सुना है उसकी कीमत 66.5 करोड़ है। यानी घड़ी मेरी नहीं, अनंत अंबानी की घड़ी 66.5 करोड़ की सिर्फ घड़ी है, एक घड़ी। आप सोच रहे होंगे कि इतनी महंगी घड़ियां कैसे हो सकती हैं। जी हाँ, दरअसल ये वो घड़ियां जो होती हैं वो गोल्ड की एंड डायमंड्स की होती हैं और बड़े ही लिमिटेड एडिशन में होती हैं। तो दोस्तों, इन घड़ियों की कीमत समय के साथ साथ आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप सोचेंगे अरे घड़ी ही तो है, समय ही तो बताती है। नहीं दोस्तों, हमारी घड़ियाँ हमारा समय बताती हैं, उनकी घड़ियाँ उनका समय बताती हैं। उस समय में और हमारे समय में बहुत फ़र्क है। जबकि हम जो घड़ियाँ पहनते हैं उनकी कीमत समय के साथ साथ घटती चली जाती है, और इन लोगों की घड़ियाँ, ये जो कॉस्टली घड़ियाँ हैं, ये घड़ियाँ आने वाले समय में इनकी कीमतें और बढ़ती चली जाती। तो आइए ऐसे ही कुछ घड़ियों की तस्वीरें अगली स्लाइड्स में देखिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्लाइड्स, कैसी लगी ये वीडियो? दोस्तों, मैंने जब ये वीडियो बनाई, रिसर्च की और जब ये वीडियो बनाई, आई वॉज सो मच एक्साइटेड। अभी भी मेरी एक्साइटमेंट आप देख रहे होंगे। इतनी एक्साइटमेंट मेरी पास्ट की किसी भी वीडियो में नहीं थी। कलेक्टिबल्स, है ना? तो ऐसे ही कुछ और कलेक्टिबल्स, अब इनको नंबर नहीं देते हम, ऐसे ही कुछ और कलेक्टिबल्स हैं। जैसे लोगों को शौक है, जैसे रेयर वाइन्स, ओरिजिनल पोकेमॉन कार्ड्स, कुछ ब्रांडेड हैंडबैग्स जैसे गुच्ची, शनैल, हार्मेश, लुई वित्तों, इन ब्रांड्स के हैंडबैग लाखों के हैं। कुछ स्नीकर्स जैसे जूते, सैंडल, स्पोर्ट शूज़, ब्रांड नेम्स लाइक नाइके या नाइक, एडिडास, जॉर्डन,
एट्सेट्रा। देखो ये ओरिजिनल ब्रांड जो है ना बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगी है। इनके अलावा किसी खास मोमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे कुछ प्लेयर्स की, कभी कभी हम लोग जाते हैं स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं, तो वहाँ से हमें कोई प्लेयर उठा के ऐसे जब जीतता है तो अपने ऑडियंस में फेंक देता है अपनी टी शर्ट्स। तो ऐसे ही कुछ टी शर्ट्स, उनके ऑटोग्राफ, प्लेयर्स के ऑटोग्राफ वगैरह भी कलेक्टिबल्स की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों ये तो हो गए कलेक्टिबल्स। अब इनमें आपको अब तक सारा कुछ अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों कलेक्टिबल्स कलेक्ट करने में कुछ रिस्क भी होते हैं। वो रिस्क क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहला तो रिस्क है फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन। यानी कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है कि कलेक्ट की हुई चीज़ों की कीमतें समय के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, पर फिर भी ऐसी चीज़ों को सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदना बहुत रिस्की है, क्योंकि ये अंदाज़ा लगाना लगभग इम्पॉसिबल है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद लोग किस चीज़ को ख़रीदने के लिए कितने पैसे देंगे, यानी आने वाले समय में कितना अप्रिशिएट कर सकती हैं इनकी वैल्यूज़ कलेक्टिबल्स की। ये आइडिया लगाना बड़ा मुश्किल है। एंड सेकंड रिस्क ये है कि इनके प्रिजर्व करने में, इनके प्रोटेक्शन में, हम कुछ भी कलेक्ट कर रहे हैं उसे बेहद संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि सालों बाद किसी चीज़ की वैल्यू तभी ज़्यादा होती है जब वो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में होती है। कहीं ना कहीं कोई मामूली से एक स्क्रैच आने पे भी उनकी वैल्यू काफ़ी गिर सकती है। तो यानी उनको बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में रखना बहुत ज़रूरी है, और ये बड़ा रिस्की है क्योंकि बड़ा ही बहुत मुश्किल है। एंड थर्ड, ऐसी चीज़ों को, ऐसे कलेक्टिबल्स के कोई रेडीमेड मार्केट नहीं होती। कलेक्टिबल्स के लिए कोई रेडीमेड मार्केट नहीं होता, इसलिए ऐसे में हो सकता है कि हमारे कलेक्ट की हुई चीज़ों को सेल करने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़े। इसलिए कलेक्टिबल से इन्वेस्टिंग में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। दोस्तों आम तौर पे उन्हीं कलेक्टिबल्स की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत महंगी हो जाती हैं जिनकी बड़ी लिमिटेड एडिशन होती है, यानी कि उस कंपनी ने बनाई ही बहुत कम हो, और इन्हें ख़रीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसी चीज़ों को कलेक्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर हमें कुछ चीज़ों को कलेक्ट करने में मज़ा आता है और हम उन्हें हमेशा अपने पास रख सकते हैं। देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि उनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए आने वाले समय में, जितना आप उसके लिए मेहनत करें और उनकी कीमत ना बढ़े। तो सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए, आपको चीज़ें इकट्ठी करने में एक शौक़ होना चाहिए। वैसे आमतौर पे देखा है हर साल दिवाली पे घर में जो मम्मियाँ होती हैं, माताएं होती हैं, वो साफ़ सफाई में जितनी चीज़ें पुरानी होती जाती हैं, और ख़ासकर 5 साल 10 साल पुरानी यदि कोई चीज़ होगी है तो उसका तो नंबर घर से बाहर जाने का लग जाता है, ठीक है। और हम हमेशा इन चीज़ों को अपने पास रख सकते हैं, तभी इन चीज़ों को हमें अपने पास रखना चाहिए। तो हम अपने शौक़ के लिए ऐसी चीज़ों का कलेक्शन ज़रूर कर सकते हैं, और अगर ऐसे में फ्यूचर में इन चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो हमारे लिए बेहद अच्छी बात होगी। अगर हमारा गोल लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा पैसे बनाना है कलेक्टिबल से, तो हमने अपनी पसंद के बजाय सभी इन्वेस्टिंग ऑप्शंस के लॉन्ग टर्म के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को देखना होगा। तब हम जान पाएंगे कि किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं। दोस्तों एक रिटर्न का अंदाज़ा बताता हूँ मैं। नॉर्मल केस में देखो, ये तो थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलेक्टिबल्स थे जिनकी प्राइसेस मैंने मिलियंस में बताई, लेकिन नॉर्मल केस में कलेक्टिबल्स में इन्वेस्ट करके हम 5 से 7% एनुअल रिटर्न बना सकते हैं, पर 20 से 30 साल में इससे हमारे रिटर्न्स में लाखों रुपए का फ़र्क आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम 7% ही एस्टिमेट करें, एनुअल रिटर्न को एस्टिमेट करें, तो इसके हिसाब से 7% के हिसाब से यदि हम 1 लाख रुपए लगाते हैं कलेक्टिबल्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनकी कीमत 20 साल बाद, देखिए समय तो लंबा देना पड़ेगा, छोटे समय के लिए कभी कलेक्टिबल्स की वैल्यूज़ नहीं बढ़ती। तो 20 साल के बाद 7% की रेट से यदि ग्रो हुआ तो 1 लाख के कलेक्टिबल की कीमत 3.87 लाख
हो जाएगी 7% के हिसाब से। वहीं 30 साल में उसकी कीमत एक्सपेक्टेड वैल्यू 7.61 लाख हो जाएगी। तो दोस्तों आइए अब मेन पॉइंट पे, यानी टॉपिक जो अपना था कि व्हाट टू डू विद ₹5 लाख फॉर 5 ईयर्स, यानी अगर मैं आपको 5 लाख रुपए दूं 5 साल तक के लिए तो आप उसका क्या करेंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है कलेक्टिबल्स पे, आप यदि सोचें कि इस 5 लाख रुपए को मैं कलेक्टिबल्स पे इन्वेस्ट करूं तो दोस्तों सिर्फ 5 साल में किसी चीज़ की वैल्यू इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं हो सकती, यानी कीमत कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। इसलिए कलेक्टिबल्स में 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट वर्दी, यानी वैल्यूएबल नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं एंड ऑल बटन दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलें। तो दोस्तों कीप इन टच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।